हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ट्रिक्स। इस लेक्चर सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं यूपीएसआई एग्ज़ाम 2021 के लिए मूल विधि के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें हम घटना चक्र डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट नंबर 2। इससे पहले हमने इस पर एक पार्ट बनाया है। अगर आप लोगों ने इसे नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, उसे आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, किस मामले में आत्मरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं होगा। दोस्तों, लोक सेवक द्वारा किया गया कार्य में क्या होगा, आत्मरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं होगा। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, भारतीय दंड संहिता की धारा 99 ऐसे कार्यों के संबंध में उपबंध करती है जिनके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा यानी कि आत्मरक्षा का कोई भी अधिकार नहीं है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आत्मरक्षा का अधिकार है तो आत्मरक्षा का अधिकार क्या है। अपने शरीर के प्रति अपराध से प्रतिरक्षा, दूसरे के शरीर की प्रतिरक्षा, चोरी लूट आदि अपराध से प्रतिरक्षा। तो ये तीनों ही विकल्प सही हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। फ्रेंड्स, भारतीय दंड संहिता की धारा 96 के अनुसार कोई बात अपराध नहीं है जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में की जाती है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला की लज्जा भंग करने संबंधी हमला दंडनीय है। फ्रेंड्स, महिला की लज्जा भंग करने संबंधी हमला भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है, जिसमें 5 वर्ष तक का कारावास हो सकता है और जुर्माना भी हो सकता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा एक करेक्ट हो जाएगा, भारतीय दंड संहिता में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार किससे संबंधित है। फ्रेंड्स, भारतीय दंड संहिता की धारा 97 के अनुसरण में प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार शरीर व संपत्ति दोनों से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, शरीर व संपत्ति दोनों से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय दंड संहिता की धारा 376 नीचे दिए गए विकल्पों में से किससे संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है, बलात्कार यानी कि रेप से। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय दंड संहिता की धारा किस धारा के आपराधिक षड्यंत्र को परिभाषित किया गया है। तो भारतीय दंड संहिता की धारा 120 का में आपराधिक षड्यंत्र को परिभाषित किया गया है। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, 120 का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय दंड संहिता की किस धारा में दंगा यानी अफेरे के परिभाषित किया गया है। तो किस में परिभाषित किया गया है, धारा 159 में। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो आपको इसे ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति किसी लोक स्थान पर लड़कर या झगड़कर लोक शांति में विघ्न डालते हैं, तब ये कहा जाता है कि वो दंगा करते हैं। तो धारा 160 के अनुसार दंगा के अपराध के लिए कारावास या 100 रुपये का जुर्माना दोनों से दंडित किया जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना है, धारा 159 में परिभाषित किया गया है और धारा 160 में इन पर जुर्माना या दंड के लिए प्रावधान है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी भारतीय दंड संहिता की धारा भारतीय संविधान की धारा 14/21 के अधीन असंवैधानिक करार दी गई है। दोस्तों, मिट्टू सिंह बनाम पंजाब राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 303 को इस आधार पर असंवैधानिक घोषित किया कि ये धारा संविधान के अनुच्छेद 14/21 द्वारा प्रदत्त समानता तथा जीवन की स्वतंत्रता के अधिकारों का हनन करती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छल की सज़ा का संबंध निम्न में से आईपीसी की किस धारा से है। दोस्तों, भारतीय दंड संहिता की धारा 417 के लिए दंड का प्रावधान करती है। इसके अनुसार जो कोई छल करेगा वो दोनों में से किसी भांति का कारावास जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की है हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जा सकता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा अपराध है जिसकी तैयारी आईपीसी में दंडनीय है। तो कौन सा है, भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ना। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। तो भारतीय दंड संहिता की धारा 122 के अंतर्गत भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने की तैयारी को दंडनीय बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेरण यानी कि अबेटमेंट की सज़ा का प्रावधान आईपीसी की किस धारा में किया गया है।
दोस्तों, आत्महत्या करने के लिए दुष्प्रेरण यानी कि अबेटमेंट की सज़ा का प्रावधान भारतीय दंड संहिता की धारा 306 में किया गया है। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा एक करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, इसके अनुसार जो कोई आत्महत्या का दुष्प्रेरण करेगा वो दोनों में से किसी भांति से कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी या अर्थदंड से भी दंडित किया जाएगा। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आईपीसी की धारा 320 में गहरी चोट यानी ग्रेवियस हर्ट में कितने प्रकार की चोटों को सम्मिलित किया गया है? दोस्तों, भारतीय दंड संहिता 320 में गहरी चोट यानी ग्रेवियस हार्ट में 8 प्रकार की चोटों को सम्मिलित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपीसी की किस धारा में विधि विरुद्ध जमाव यानी कि अनलॉफुल असेंबली को परिभाषित किया गया है? तो किस में किया गया है? 141 में। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एस वरदराजन बनाम स्टेट का संबंध निम्न में से किससे है? तो फ्रेंड्स, किससे संबंधित है इसका? धारा 363 आईपीसी से। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रामू सोहन के घर में खिड़की से घुसता है। रामू ने निम्न में से कौन सा अपराध किया है? फ्रेंड्स, उक्त समस्या में रामू ने भारतीय दंड संहिता की धारा 445 के अंतर्गत सेंधमारी या गृहभेदन, जिसे हम क्या कह सकते हैं, हाउस ब्रेकिंग। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार का इसने अपराध किया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसको गिरफ्तार होने से बचने की दशा में पुलिस को मृत्यु कारित करने तक का अधिकार प्राप्त है? तो किस में है? फ्रेंड्स, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 46 ये स्पष्ट करती है कि पुलिस अधिकारी को गिरफ्तारी से बच रहे किसी अभियुक्त या जो मृत्युदंड या जीवन कारावास में दंडनीय अपराध का दोषी है, मृत्यु कारित करने का भी अधिकार रहता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। उक्त दोनों मृत्यु दंड से दंडनीय अपराध की दशा में, आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध की दशा में। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस केस में अस्वस्थ यानी कि अनसाउंड माइंड का बचाव के रूप में होने का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है? तो किस में किया गया है? मैक नॉटन केस में। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसका संबंध आत्मरक्षा के अधिकार से है? दोस्तों, जयदेव बनाम स्टेट ऑफ पंजाब का संबंध आत्मरक्षा अधिकार से है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, जयदेव बनाम स्टेट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 किस दिनांक से प्रवृत्त हुई? फ्रेंड्स, 1 अप्रैल 1974 से दंड प्रक्रिया संहिता क्या हुई? प्रवृत्त हुई। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जमानतीय अपराध कौन से हैं? तो दंड प्रक्रिया संहिता की प्रथम अनुसूची में जिनमें जमानतीय अपराध का उल्लेख किया गया है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2C परिभाषित करती है। तो फ्रेंड्स, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2C संज्ञेय अपराध को परिभाषित करती है। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, संज्ञेय अपराध। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत जांच की जाती है। तो किसकी जांच की जाती है फ्रेंड्स? आपको इसे ध्यान रखना है, मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। असंज्ञेय अपराध से अभिप्रेत है ऐसा अपराध जिसमें क्या होता है, एक पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकता। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। तो आपको इसे ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी दंडादेश दे सकता है। तो किसे दे सकता है? आपको इसे भी ध्यान रखना है। 7 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए कारावास का या जुर्माने से या जो किसी भी राशि तक हो सकेगा या दोनों का। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई भी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग निम्न में से किस सजा को पारित करने के लिए अधिकृत होता है? तो ऐसी अवधि के लिए कारावास जो 3 वर्षों से अनधिक हो। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। तो आपको इसका भी ध्यान रखना है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट के न्यायालय द्वारा निम्न में से कौन सा दंडादेश पारित किया जा सकता है? तो किसे पारित किया जा सकता है? 1 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए कारावास से। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पुलिस अधिकारी बिना मजिस्ट्रेट के आदेश तक बिना वारंट के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकेगा। तो जो पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में संज्ञेय अपराध करता है, ये भी सही है। जो संहिता के अधीन या राज्य सरकार के आदेश द्वारा अपराधी उद्घोषित किया गया हो, ये भी सही है। जो पुलिस अधिकारी द्वारा उसके विधिपूर्ण कर्तव्यों के निष्पादन में बाधा करता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी परिस्थितियों में। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41 के अंतर्गत राज्य सरकार पुलिस नियंत्रण कक्ष स्थापित करेगी। तो राज्य तथा जिला स्तर पर। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। इसको आपको ध्यान रखना है। दंड प्रक्रिया संहिता की 41 में पुलिस नियंत्रण कक्ष का प्रावधान जो राज्य सरकार प्रत्येक जिले तथा राज्य स्तर पर स्थापित करेगी। तो आपको इसे ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दंड प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा सैन्य बलों के सदस्यों को गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान करने का प्रावधान करती है? तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, धारा 45। तो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 45 सशस्त्र सैन्य बलों के सदस्यों की गिरफ्तारी से संरक्षण संबंधी उपबंधन का प्रावधान करती है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिना वारंट के गिरफ्तार करने के बाद मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना पुलिस अधिकारी द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को अभिरक्षा में रखने की अवधि कितनी हो सकती है? तो कितनी हो सकती है? 24 घंटे। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 77 के अंतर्गत वारंट निष्पादित किया जा सकता है। तो भारत में किसी भी स्थान पर। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 77 वारंट निष्पादन के संबंध को प्रावधान करती है। धारा 77 के अनुसार गिरफ्तारी का वारंट भारत के किसी भी स्थान से निष्पादित किया जा सकता है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बाद में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय लिया है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 सभी पर लागू होती है, चाहे वो किसी धर्म का अनुयायी है? तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, मोहम्मद अहमद खान बनाम शहबानो बेगम से। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। फ्रेंड्स, ये थे मूल विधि के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने घटना चक्र की बुक से लिए थे और ये इसका दूसरा पार्ट था। आई होप आपने सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छे से करी होगी। उम्मीद करता हूँ अगर आपने अच्छे से की है तो आपको आने वाले एग्ज़ाम में ज़रूर हेल्प मिलेगी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लोगों को भी जोड़ो जो यूपीएसआई एग्ज़ाम को क्रैक करना चाह रहे हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में अपने नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।